तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रॉम सीरीज़ के बारे में, जो कि लोगों के अंदर एक तरह से बेहतरीन एक तरह से क्रेज बनाए हुए हैं। इसके 3 सेक्शन हमें देखने को मिल चुके हैं और जो चौथा सेक्शन है वो अभी रिसेंटली हमें देखने को मिल रहा है, जो भी एक तरह से अब हमें हिंदी में देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्राइम वीडियो ने इसके OTT राइट जो है वो ख़रीद लिए है और अब नया सेक्शन हमें प्राइम पर ही देखने को मिल रहा है और बचे हुए यानी पिछले जो सेक्शन थे वो भी हमें देखने को मिल रहा है प्राइम की तरफ से हिंदी के अंदर। तो आज हम इसी सीरीज़ पर बात करेंगे, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इसी सीरीज़ के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। फ्रॉम एक अमेरिकी विज्ञान कथा हॉरर टेलीविजन श्रृंखला है जिसे जॉन ग्रिफिन ने बनाया है। इसका पहला सीजन 20 फरवरी 2022 को एपिक्स पर प्रसारित हुआ। इस श्रृंखला में हेरोल्ड पेरिन्यू, कैटालिना सैंडिनो मोरेनो, इयॉन बेली, डेविड अल्पे, एलिजाबेथ सॉन्डर्स, स्कॉट मैककॉर्ड, रिकी ही और क्लो वैन लैंडशूट मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस सीरीज को इसकी कहानी, निर्देशन और कलाकारों के अभिनय, विशेष रूप से पेरिन्यू के लिए समीक्षकों से खूब सराहना मिली है। इसका दूसरा सीजन अप्रैल 2023 में MGM प्लस के नए संस्करण पर प्रसारित हुआ। तीसरा सीजन सितंबर 2024 में प्रसारित हुआ। नवंबर 2024 में सीरीज को चौथे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसका प्रीमियर 19 अप्रैल 2026 को हुआ। अप्रैल 2026 में सीरीज को 5वें और अंतिम सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। आधार: ये श्रृंखला संयुक्त राज्य अमेरिका के एक भयावह कस्बे में घटित होती है, जो प्रवेश करने वालों को फंसा लेता है। अनिच्छुक निवासी आसपास के जंगल से आने वाले भयानक रात्रिचर जीवों से घिरे रहते हुए जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं और कस्बे के भीतर और बाहर छिपे रहस्यों की खोज में जुट जाते हैं, ताकि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। ये श्रृंखला बॉयड स्टीवंस पेरिन्यू पर केंद्रित है, जो खुद को शेरिफ और वास्तविक मेयर घोषित कर चुका है, और मैथ्यूज परिवार पर, जो नए आए हैं और जल्द ही पाते हैं कि वे अन्य मौजूदा निवासियों के साथ फंस गए हैं और उन्हें जीवित रहने और भागने का रास्ता खोजने के लिए मिलकर काम करना होगा। कलाकार और पात्र मुख्य हेरोल्ड पेरिन्यू ने बॉयड स्टीवंस की भूमिका निभाई है, जो स्वयं को टाउनशिप का शेरिफ और वास्तविक मेयर घोषित कर चुका है। वो अमेरिकी सेना का एक सेवानिवृत्त सैनिक है जिसने अफगानिस्तान और इराक में सेवा की है। बॉयड अपने बेटे एलिस से अलग हो गया है क्योंकि उसने अपनी पत्नी एबी की हत्या कर दी थी, जिसे मानसिक विकार हो गया था, और उसने कुछ कस्बे वासियों पर हमला कर दिया था। कैटालिना सैंडिनो मोरेनो ने तबीथा मैथ्यूज की भूमिका निभाई है, जो जिम की पत्नी और जूली और एथन की मां हैं और साथ में कस्बे में नई आई हैं। वो अपने पति और बेटे के साथ टाउनशिप में रहने का फैसला करती है और अभी भी अपने सबसे छोटे बच्चे थॉमस की हाल ही में हुई मृत्यु का शोक मना रही है। तीसरे सीजन के अंत में ये पता चलता है कि वो मिरांडा कावानाग का पुनर्जन्म है। इयॉन बेली ने जिम मैथ्यूज की भूमिका निभाई है, सीजन 1 to 3। सीजन 4 में अतिथि भूमिका, जो तबीथा के पति और जूली और एथन के पिता हैं। वे अपनी पत्नी और बेटे के साथ टाउनशिप में रहते हैं। वे जेड के साथ मिलकर शहर से भागने और बाहरी दुनिया से संपर्क करने का रास्ता खोजते हैं। डेविड अल्पे ने जेड हेरेरा की भूमिका निभाई है, जो एक धनी सॉफ्टवेयर डेवलपर है और मैथ्यूज परिवार के साथ ही उसी दिन कस्बे में आता है। अपनी बुद्धिमत्ता के बावजूद वो शुरू में कस्बे के निवासियों के प्रति अभिमानी और कठोर व्यवहार करता है और अपनी नई परिस्थितियों से जूझता है। तीसरे सीजन के अंत में ये पता चलता है कि वो क्रिस्टोफर का पुनर्जन्म है। एलिजाबेथ सॉन्डर्स ने डोना रेंस की भूमिका निभाई है, जो कॉलोनी हाउस में रहने वाले निवासियों की नेता हैं और टाउनशिप से अलग रहती हैं। शॉन मजूमदार फादर रुद्र खत्री के रूप में टाउनशिप के ईसाई पादरी और समुदाय में तर्कसंगत व्यक्ति। उनकी मृत्यु के बाद वह मतिभ्रम के रूप में बॉयड के सामने प्रकट होते रहते हैं। स्कॉट मैककॉर्ड ने विक्टर कावानाग की भूमिका निभाई है, जो कॉलोनी हाउस का एक विचित्र निवासी है और बचपन से ही इस कस्बे में फंसा हुआ है। एली आर्सेनाल्ट ने फ्लैशबैक के दौरान युवा विक्टर का किरदार निभाया है। रिकी ही ने केनी लियू का किरदार निभाया है, जो बॉयड का डिप्टी और दाहिना हाथ है और टाउनशिप में अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता है। क्लोई वैन लैंडशूट ने क्रिस्टी मिलर का किरदार निभाया है, जो टाउनशिप की डॉक्टर और पूर्व मेडिकल छात्रा हैं। वो अपने मंगेतर से तब अलग हो गईं जब वो कस्बे में फंस गईं।
पेगा गफूरी ने फातिमा हसन का किरदार निभाया है, जो एलिस की प्रेमिका और बाद में पत्नी बनी और कॉलोनी हाउस की निवासियों में से एक थीं। कॉर्टियन मूर ने एलिस स्टीवंस की भूमिका निभाई है, जो बॉयड का बेटा है और कॉलोनी हाउस में अपने पिता से अलग रहता है। हन्ना चेरामी ने जूली मैथ्यूज का किरदार निभाया है, जो जिम और तबिथा की किशोरी बेटी और एथन की बड़ी बहन है। वो कॉलोनी हाउस में रहने का फैसला करती है, जहां उसकी दोस्ती एलिस और फातिमा से हो जाती है। साइमन वेबस्टर ने एथन मैथ्यूज का किरदार निभाया है, जो जिम और तबिथा का छोटा बेटा और जूली का छोटा भाई है और टाउनशिप में अपने माता पिता के साथ रहता है। एवरी कॉनराड ने सारा मायर्स का किरदार निभाया है, जो नेथन की बहन है और टाउनशिप के भोजनालय में काम करती है। उसे अक्सर मतिभ्रम होता है, जिसमें उसे टाउनशिप के अन्य निवासियों को मारने का आदेश दिया जाता है। पॉल जीनो ने नेथन मायर्स सीजन 1 की भूमिका निभाई, जो सारा का भाई है और टाउनशिप में रहता है तथा खेत के जानवरों की देखभाल करता है। एलिजाबेथ मोय ने तियान चेन लियू सीजन 1-3 की भूमिका निभाई, जो केनी की मां और बिंग कियान की पत्नी हैं और टाउनशिप में भोजनालय चलाती हैं। डेबोरा ग्रोवर ने टिली सीजन 2-3 की भूमिका निभाई, जो एक उम्रदराज बेफिक्र महिला है और उन बस यात्रियों में से एक है जो कस्बे में पहुंचती हैं। एंजेला मूर बक्ता के रूप में सीजन 2 से वर्तमान तक एक बस चालक जो अनजाने में कई नए लोगों को शहर में लाती है। केलन ओम ने मैरियल सिंक्लेयर सीजन 2 से अब तक की भूमिका निभाई है, जो क्रिस्टी की मंगेतर, एक बाल रोग नर्स और शहर में आने वाली बस यात्रियों में से एक है। एजे सिमंस रैंडल किर्कलैंड सीजन 2 से अब तक की भूमिका में है, जो एक अस्थिर और जल्दी गुस्सा होने वाला व्यक्ति है और उन बस यात्रियों में से एक है जो कस्बे में पहुंचते हैं। नेथन डी सिमंस ने एल्गिन विलियम्स की भूमिका निभाई है सीजन 2 से अब तक, जो बस के उन यात्रियों में से एक है जिन्हें शहर में आने से पहले भविष्य सूचक सपने आए थे। रॉबर्ट जॉय हेनरी कवानाग सीजन 3 वर्तमान के रूप में विक्टर के पिता, जो अपनी पत्नी और बच्चों के गायब होने के बाद 40 वर्षों तक कैम्पडन, मेन में अकेले रहते थे। सैमंथा ब्राउन डैनी अकोस्टा के रूप में सीजन 3 वर्तमान, एक पुलिस अधिकारी जिसे बाहरी दुनिया में तबिथा और हेनरी को लेने के बाद शहर में लाया गया। जूलिया डॉयल सोफिया पीले रंग का आदमी सीजन 4 के रूप में, एक संरक्षित और कमजोर पादरी की बेटी। सोफिया वास्तव में पीले रंग के आदमी द्वारा शहर के निवासियों में घुसपैठ करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक भेस है। पुनरावर्ती रीड प्राइस ने टॉम की भूमिका निभाई सीजन 1, सीजन 2-3 में अतिथि भूमिका, जो टाउनशिप का मिलनसार बारटेंडर और एक पूर्व कॉलेज प्रोफेसर है। सिंथिया जिमेनेज हिक्स ने ट्रूडी सीजन 1 की भूमिका निभाई, जो एलिस और फातिमा की दोस्त और कॉलोनी हाउस की निवासियों में से एक है। वॉक्स स्मिथ सफेद कपड़ों वाले लड़के के रूप में सीजन 1, सीजन 2-3 में अतिथि भूमिका, एक रहस्यमय बच्चे जैसी आकृति जिसे शहर के कुछ ही चुनिंदा लोग देख सकते हैं। इनमें एथन, सारा, विक्टर और तबिथा शामिल हैं। कैटरीना बाकोलियास ने क्लारा का किरदार निभाया है, जो कॉलोनी हाउस की एक अंधविश्वासी निवासी है। क्लिफ सॉन्डर्स ने डेल की भूमिका निभाई सीजन 1-2, सीजन 3 में अतिथि कलाकार, जो कॉलोनी हाउस का एक विरोधी निवासी है। मैथियास फेनेज ने मैथियास सीजन 2 की भूमिका निभाई, जो कॉलोनी हाउस का द्वारपाल था। जैक फे ने रेगी सीजन 2 की भूमिका निभाई है, जो टाउनशिप का निवासी है जिसकी पत्नी पाउला की नींद में रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई थी। शुऑक्सिन फू किमोनो वुमेन के रूप में सीजन 3, सीजन 2 में अतिथि भूमिका, एक राक्षसी लाश जैसी महिला जिसे एल्गिन और फातिमा सपनों के दौरान देखते हैं। अतिथि साइमन सिन ने बिंग कियान लियू सीजन 1-2 की भूमिका निभाई है, जो केनी के पिता और तियान चेन के पति हैं। उन्हें मनोभ्रंश है और वे टाउनशिप में व्यंजनों की किताबों के संग्रह के साथ रहते हैं और शतरंज का आनंद लेते हैं। दूसरे सीजन में वे फ्लैशबैक के दौरान दिखाई देते हैं। बॉब मैन ने फ्रैंक प्रैट सीजन 1 की भूमिका निभाई है, जो टाउनशिप का निवासी है जिसकी पत्नी और बेटी की हत्या मैथ्यूज परिवार के कस्बे में आने से एक रात पहले कर दी गई थी। कोल्बी कॉनराड ने टोबे मैक्रे सीजन 1 की भूमिका निभाई है, जो जेड का सबसे अच्छा दोस्त है और मैथ्यूज परिवार के साथ उसी दिन शहर में आता है। जेसिका बेरी ने सीजन 1 में जीना का किरदार निभाया है, जो टाउनशिप की निवासी है और बिंग कियान की देखभाल में मदद करती है।
जेमी मैकग्वायरे ने स्माइली क्रिएचर की भूमिका निभाई है, जो कस्बे को परेशान करने वाले प्राणियों में से एक है और अपने चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान के लिए जाना जाता है। दूसरे सीजन में मारे जाने के बाद वो तीसरे सीजन के अंत में पुनर्जन्म लेता है। क्रिस्टोफर हेज ने केविन सीजन 1 की भूमिका निभाई है, जो कॉलोनी हाउस का निवासी है और वहां के एक जीव से प्यार कर बैठता है। मोली डंसवर्थ ने जैस्मिन सीजन 1 की भूमिका निभाई, एक ऐसी प्राणी जिससे केविन को प्यार हो जाता है। लिसा राइडर ने एबी स्टीवंस सीजन 1-2 की भूमिका निभाई है, जो बॉयड की पत्नी, एलिस की मां और एक सेवानिवृत्त अमेरिकी मरीन है, जो फ्लैशबैक और दृश्यों के दौरान दिखाई देती हैं। रॉबर्ट वेरलाक ने मार्टिन सीजन 2-3 की भूमिका निभाई है, जो एक अजीब बूढ़ा आदमी है जिसे बॉयड दीवार से जंजीरों में बंधा हुआ पाता है। सीमस पैटरसन ने ब्रिक सीजन 2 की भूमिका निभाई है, जो बस के उन यात्रियों में से एक है जिन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद जगहों से डर है। फीबी रेक्स ने कैली सीजन 2 का किरदार निभाया है, जो बस यात्रियों में से एक है और शहर पहुंचने के बाद अपने प्रेमी के साथ लापता हो जाती है। तारास लेसियुक ने ब्रायन सीजन 2 की भूमिका निभाई है, जो बस के यात्रियों में से एक है और कैली का प्रेमी है। थॉम पेन ने क्रिस्टोफर सीजन 2-3 की भूमिका निभाई, जो विक्टर के बचपन के दौरान टाउनशिप का निवासी और एक वेंट्रीलोक्विस्ट था। सारा बूथ ने मिरांडा कवानॉग सीजन 2-3 की भूमिका निभाई, जो विक्टर और एलोइस की मां थीं और विक्टर के बचपन में ही उन जीवों द्वारा मार दी गई थीं। एली क्लूएट ने एलोइस कावानाग सीजन 2 की भूमिका निभाई, जो विक्टर की छोटी बहन थी और विक्टर के बचपन में ही उन जीवों द्वारा मारी गई थी। तमारा फिफिल्ड ने निकी सीजन 3 का किरदार निभाया है, जो कॉलोनी हाउस की एक निर्दयी निवासी है। डगलस ई ह्यूजेस पीले रंग के आदमी सीजन 3 वर्तमान के रूप में एक रहस्यमय आकार बदलने वाली इकाई। पहले सीजन के अंत में रेडियो पर भी उनकी आवाज सुनाई देती है। सीजन 4 में रीस बेवन जॉन ने पादरी की भूमिका निभाई है, जो टाउनशिप में प्रवेश करता है। हैरोल्ड पेरिन्यू, जन्म 7 अगस्त 1963, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उनकी पहली बड़ी भूमिका स्वतंत्र फिल्म स्मोक 1995 में थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। इसके बाद उन्होंने रोमियो प्लस जूलियट 1996 में, मर्कुटियो और द मैट्रिक्स रीलोडेड और द मैट्रिक्स रिवॉल्यूशंस दोनों 2003 में लिंक की भूमिका निभाई। टेलीविजन पर उन्होंने एचबीओ के जेल ड्रामा ऑज 1997-2003 में ऑगस्टस हिल, एबीसी श्रृंखला लॉस्ट 2004-2010 में माइकल डॉसन और एमजीएम प्लस हॉरर श्रृंखला फ्रॉम 2022 वर्तमान में शेरिफ बॉयड स्टीवंस के रूप में अभिनय किया है। पेरिन्यू ने द एज 1997, द बेस्ट मैन 1999, वुमन ऑन टॉप 2000 और 28 वीक्स लेटर 2007 जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया है। टेलीविजन पर उनके अन्य कार्यों में सन्स ऑफ एनार्की 2012, कॉन्स्टेंटाइन 2014-2015, क्लॉज 2017-2022 और द रूकी 2019-2021 शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन। पेरिन्यू का जन्म ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उनके माता पिता ने बचपन में उनका नाम बदलकर विलियम्स रख दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे वापस बदल दिया क्योंकि उन्हें पता चला कि स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड में पहले से ही एक हेरोल्ड विलियम्स थे। उन्होंने शेननडोह विश्वविद्यालय और एल्विन एली अमेरिकन डांस थिएटर में शिक्षा प्राप्त की। आजीविका। 1989 में पेरिन्यू को फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया के वॉलनट स्ट्रीट थिएटर में 1980 की हिट फिल्म फेम, जिसे अब फेम द म्यूजिकल के नाम से जाना जाता है, के मंच रूपांतरण के विश्व प्रीमियर में मूल टायरॉन जैक्सन की भूमिका के लिए चुना गया था। मार्कस चौंग को वित्तीय विवादों के कारण निकाले जाने के बाद मूल ऑपरेटर टैंक को स्क्रिप्ट से हटा दिए जाने पर उन्होंने द मैट्रिक्स श्रृंखला में लिंक की भूमिका निभाई। इसी समय के आसपास उन्होंने एचबीओ श्रृंखला ऑज 1997-2003 में ऑगस्टस हिल की मुख्य भूमिका भी निभाई। पेरिन्यू ने एबीसी के हिट शो लॉस्ट में माइकल डॉसन की भूमिका निभाई थी। दूसरे सीजन के अंत में जब उनका किरदार अपने बेटे के साथ द्वीप छोड़कर चला गया, तो उन्हें अस्थायी रूप से शो से हटा दिया गया और वे तीसरे सीजन में नजर नहीं आए। जुलाई 2007 में ये घोषणा की गई कि वे शो के चौथे सीजन के लिए मुख्य कलाकारों में वापसी करेंगे। हालांकि ये वापसी अल्पकालिक रही,
क्योंकि चौथा सीजन एक नियमित कलाकार के रूप में उनका आखिरी सीजन था। उन्होंने छठे और अंतिम सीजन में एक अतिथि भूमिका निभाई। 2007 में अपने पहले सिंगल स्टे स्ट्रॉन्ग के बाद से पेरिन्यू अपने संगीत करियर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने पहले एल्बम सीकर के लिए संगीत निर्माता टोमो इंडेर मुहलेन, जिन्हें डीजे टोमो टॉम टॉम के नाम से जाना जाता है, के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया। पहला सिंगल मूविंग ऑन 15 अक्टूबर 2011 को रिलीज हुआ था। पेरिन्यू ने लाइव शो भी किए हैं, जहां वे एक पूरे बैंड के साथ प्रदर्शन करते हैं, 2 गिटार, बास, ड्रम और कीबोर्ड। उन्होंने अप्रैल 2010 में लॉस एंजलिस के क्लब द मिंट में प्रदर्शन किया। पेरिन्यू एमकेटीओ के थैंक यू संगीत वीडियो और जे कोल के शी नोज संगीत वीडियो में दिखाई दिए हैं। पेरिन्यू ने 30 डेज ऑफ नाइट डार्क डेज में रीस कोयरो, मिया किर्शनेर, कीले सांचेज, डियोरा बेयर्ड और मोनिका गैंडरटन के साथ अभिनय किया। पेरिन्यू 2008 के संगीत वीडियो येस वी कैन में दिखाई दी। पेरिन्यू ने जनवरी 2012 में G4 पर मार्वल की ब्लेड एनिमे श्रृंखला के शीर्षक चरित्र को आवाज दी। उन्हें हिट शो सन्स ऑफ एनार्की के सीजन 5 के मुख्य खलनायक डीमन पोप की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। पेरिन्यू ने TBS कॉमेडी शो वेडिंग बैंड में बास प्लेयर स्टीवी की भूमिका निभाई, जो 2012 से 2013 तक प्रसारित हुआ। पेरिन्यू ने कॉन्स्टेंटाइन में मैनी, एक देवदूत दूत की भूमिका निभाई। DC कॉमिक्स वर्टिगो चरित्र जॉन कॉन्स्टेंटाइन पर आधारित अल्पकालिक 2015 टेलीविजन श्रृंखला। उन्होंने राउंड अबाउट थिएटर कंपनी के एंटोन चेखव के नाटक द चेरी ऑर्चर्ड के मंचन से ब्रॉडवे में पदार्पण किया, जिसका रूपांतरण स्टीफन करम ने किया था। ये नाटक सितंबर 2016 से 4 दिसंबर 2016 तक चला। पेरिन्यू ने लोपाखिन की भूमिका निभाई, जबकि डायने लेन ने रानेवस्काया की भूमिका निभाई। 2016 में ही पेरिन्यू ने अमेज़न स्टूडियो की कानूनी श्रृंखला गोलियाथ में सह अभिनय किया। 2017 से 2022 तक पेरिन्यू ने TNT के क्लॉज में डीन की भूमिका निभाई, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर मौजूद एक व्यक्ति और डेसना का भाई था। उन्होंने NAACP पुरस्कारों में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। मई 2021 में डेडलाइन ने घोषणा की कि पेरिन्यू MGM+ की आगामी विज्ञान कथा हॉरर टेलीविजन श्रृंखला फ्रॉम में मुख्य भूमिका निभाएंगे। श्रृंखला का पहला सीजन 2022 में विश्व स्तर पर रिलीज हुआ। फ्रॉम का दूसरा सीजन 23 अप्रैल 2023 को प्रसारित हुआ। फ्रॉम का तीसरा सीजन 22 सितंबर 2024 को प्रसारित हुआ। फ्रॉम के चौथे सीजन की घोषणा हो चुकी है और अनुमान है कि ये 2026 में रिलीज होगा। पेरिन्यू को फ्रॉम में उनके अभिनय के लिए आलोचकों से सराहना मिली है। नवंबर 2022 में पेरिन्यू ने प्रतिनिधित्व के लिए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ग्रुप के साथ हस्ताक्षर किए। दिसंबर 2024 में पेरिन्यू को स्वतंत्र नाटक आउटकम द वुल्व्स में एक कलाकार सदस्य के रूप में घोषित किया गया था, जो रैंसिड के 1995 के इसी नाम के एल्बम पर आधारित है। निजी जीवन 2002 से पेरिन्यू की शादी ब्रिटनी रॉबिन्सन पेरिन्यू से हुई है, जो 1990 के दशक में टॉमी हिलफिगर और लिज क्लेबॉर्न के लिए एक पूर्व अभिनेत्री और मॉडल थीं। ब्रिटनी लॉस्ट के पहले सीजन में आउटलॉज नामक एपिसोड में सॉयर की प्रेमिका के रूप में और नंबर्स एपिसोड में लॉटरी नंबर पढ़ने वाली महिला के रूप में दिखाई दी। उनके अभिनय क्रेडिट में रोमांटिक कॉमेडी सेविंग फेस 2004 और अति यथार्थवादी बायोपिक योर नेम हियर 2008 भी शामिल हैं। उनकी 3 बेटियां हैं, अभिनेत्री अरोरा, जिनका जन्म 1994 में हुआ था, और 2 अन्य जिनका जन्म 2008 और 2013 में हुआ था। कैटलीना सैंडिनो मोरेनो, जन्म 19 अप्रैल 1981, एक कोलंबियाई अभिनेत्री हैं। उन्हें फिल्म मारिया फुल ऑफ ग्रेस 2004 में मुख्य भूमिका निभाने के लिए पहचान मिली, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर बियर पुरस्कार और इसी श्रेणी में अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। मोरेनो की बात की फिल्म और टेलीविजन कृतियों में फास्ट फूड नेशन 2006, लव इन द टाइम ऑफ कोलेरा 2007, चे 2008, द ट्वाइलाइट सागा एक्लिप्स 2010, रोआ 2013, अ मोस्ट वॉयलेंट ईयर 2014, फॉलिंग स्काइज 2014, अमेरिकन गॉथिक 2016, कस्टडी 2016,
द अफेयर 2015-2019, द क्वारी 2020, बारबेरियंस 2021, फ्रॉम 2022 वर्तमान, साइलेंट नाइट 2023 और बैलेरिना 2025 शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन कैटलीना सैंडिनो मोरेनो का जन्म 19 अप्रैल 1981 को बोगोटा, कोलंबिया में हुआ था। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी। उनके पिता एक पशु चिकित्सक हैं और उनकी मां एक रोग विज्ञानी हैं। उन्होंने बोगोटा, कोलंबिया में सेंट जॉर्ज स्कूल में अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई की। अभिनेत्री बनने से पहले उन्होंने विज्ञापन का अध्ययन किया। आजीविका 2004-2010। 2004 में सैंडिनो मोरेनो को फिल्म मारिया फुल ऑफ ग्रेस में मुख्य भूमिका मिली, जहां वो मारिया अल्वारेस की मुख्य भूमिका के लिए चुनी गई। 800 अन्य लड़कियों में से एक थीं। मारिया अल्वारेज एक कोलंबियाई लड़की है जो गर्भवती होने पर फूलों के बागान में काम करती है और फिर ड्रग तस्कर बन जाती है। फिल्म में अपने अभिनय के लिए उन्हें 77वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। अपने अभिनय के लिए उन्होंने बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सिल्वर बियर पुरस्कार भी जीता, जिसे उन्होंने फिल्म मॉन्स्टर के लिए चार्लीज थेरॉन के साथ साझा किया। ऑस्कर नामांकन के प्रभाव के बाद सैंडिनो मोरेनो ने 3 साल तक एक ऐसी भूमिका के लिए इंतजार किया जो उन्हें पसंद आई। उन्होंने वी पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में विस्तार से बताया कि उन्होंने एक अभिनेत्री, कोलंबियाई आप्रवासी और एक व्यक्ति के रूप में वास्तविकता को प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी महसूस की, ताकि लोग सीख सकें, ये मानते हुए कि लोगों को दुनिया में क्या हो रहा है ये दिखाना महत्वपूर्ण है। 2005 में सैंडिनो मोरेनो नाट्य कला का अध्ययन करने और अपने करियर की सफलता को जारी रखने के लिए न्यूयॉर्क शहर चली गईं और उन्हें AMPAS में शामिल होने का निमंत्रण मिला। 2006 में उन्होंने स्वतंत्र फिल्म फास्ट फूड नेशन और पेरिस JTMA में भूमिकाएं निभाईं, जहां उन्होंने लोइन डू 16 खंड में एक युवा आप्रवासी मां एना की भूमिका निभाई। 2007 में उन्होंने गैब्रियल गार्सिया मार्केस के 1985 के उपन्यास पर आधारित फिल्म लव इन द टाइम ऑफ कोलेरा में हिल्डेब्रांडा सांचेज की भूमिका निभाई। 2008 में वो स्टीवन सोडरबर्ग की फिल्म चे में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने अर्नेस्टो चे गुएवारा की दूसरी पत्नी एलेडा मार्च डे गुएवारा की भूमिका निभाई और 2008 के कान फिल्म महोत्सव में प्रीमियर में भाग लिया। 2010 में उन्होंने स्टीफनी मेयर के उपन्यास से रूपांतरित द ट्वाइलाइट सागा एक्लिप्स में वैम्पायर मारिया की भूमिका निभाई। सैंडिनो मोरेनो 2022 में 2010 वर्तमान अपने करियर में एक विराम के बाद नवंबर 2013 में सैंडिनो मोरेनो को अलीना फर्नांडीज की इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित बायोपिक कास्त्रो की बेटी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। हालांकि फिल्म का निर्माण नहीं हुआ। उन्होंने रोआ 2013 में अभिनय किया और ए मोस्ट वायलेंट ईयर 2014 में भी दिखाई दी। 20 अक्टूबर 2014 को ये घोषणा की गई कि वो फॉलिंग स्काइज के 5वें और अंतिम सीजन में इसाबेला के रूप में एक आवर्ती भूमिका में शामिल होंगी। 2016 में सैंडिनो मोरेनो ने टीवी श्रृंखला अमेरिकन गॉथिक में क्रिस्टीना मोरालेस के रूप में एक आवर्ती किरदार निभाया। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म कस्टडी 2016 में सिनेमा की दुनिया में वापसी की। फिल्म का प्रीमियर ट्रिबेका फिल्म महोत्सव में हुआ था। दिसंबर 2022 में सैंडिनो मोरेनो को जॉन विक स्पिन ऑफ फिल्म बैलेरिना में लीना मैकारो के रूप में शामिल होने की घोषणा की गई थी। 2023 में उन्होंने जॉन वू एक्शन थ्रिलर साइलेंट नाइट में साया गॉडलक की भूमिका निभाई। निजी जीवन सैंडिनो मोरेनो 2005 में पीपल पत्रिका की 50 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थीं। सैंडिनो मोरेनो की मुलाकात फिल्म निर्माता इलेक्ट्रीशियन डेविड एल्वेल से मारिया फुल ऑफ ग्रेस पर काम करते समय हुई थी। इस जोड़े ने 15 अप्रैल 2006 को कार्टाजेना डी इंडियास में आयोजित एक छोटे से समारोह में शादी की। शॉन मजूमदार जन्म 29 जनवरी 1972 एक कनाडाई अभिनेता और हास्य कलाकार हैं। वे मुख्य रूप से दिस आवर हैज 22 मिनट्स में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने 2003 से 2018 तक काम किया। इस श्रृंखला में अपने काम के लिए उन्हें 2006 में जेमिनी पुरस्कार मिला।
टेलीविजन पर उनकी अन्य उपलब्धियों में रिपब्लिक ऑफ डॉयल 2010-2014 और फ्रॉम 2022 वर्तमान शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन। मजूमदार का जन्म 29 जनवरी 1972 को टोरंटो, ओंटारियो में हुआ था। उनके पिता मणि मजूमदार पश्चिम बंगाल के मूल निवासी थे और उनकी मां मारियन बार्टलेट बर्लिंगटन, न्यूफाउंडलैंड की यूरोपीय कनाडाई थीं। उनका पालन पोषण उनकी मां के गृहनगर बर्लिंगटन में हुआ। उनके माता पिता 7 साल बाद अलग हो गए। मजूमदार की एक बड़ी बहन है जिसका नाम रानी है। मजूमदार ने कहा है कि क्योंकि उनका पालन पोषण एक श्वेत मां ने किया और वे श्वेत लोगों के बीच पले बढ़े, इसलिए उन्हें इस बात का कोई एहसास नहीं था कि वे श्वेत के अलावा कुछ और हैं। अपने स्टैंड अप एक्ट्स में वे अपने स्कूल के साथियों के साथ नस्लवादी अपशब्दों का जाप करने के बारे में मजाक करते हैं, इससे पहले कि उन्हें एहसास हो कि वे खुद ही पीड़ित थे जिनके बारे में वे बात कर रहे थे। मजूमदार अपनी मां के बहुत करीब थे, जिनके बारे में वे कहते हैं कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से उनका पालन पोषण किया ताकि वे और उनकी बहन उस घोर गरीबी से अनजान रहें जिसमें वे रहते थे। उनकी मां का 2003 में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मजूमदार न्यूफाउंडलैंड के प्रति प्रेम का ऋणी महसूस करते हैं, जिसने उन्हें और उनके काम को प्रभावित किया है और उन्हें जो कुछ उनके पास है उसके लिए कृतज्ञता का भाव दिया है। आजीविका। मजूमदार ने अपने मनोरंजन करियर की शुरुआत YTV के गेम शो क्लिप्स में उद्घोषक के रूप में की और जल्द ही नेटवर्क के लोकप्रिय सुबह के बच्चों के शो ब्रेन वॉश की मेजबानी करने लगे, जहां उन्हें एड ब्रेनबिन के नाम से जाना जाता था। उन्होंने लोकप्रिय गेम शो के स्लाइम टूर सेगमेंट की भी मेजबानी की। अंततः वे 2003 में दिस आवर हैज 22 मिनट से जुड़े और टेलीविजन पर जस्ट फॉर लाफ्स स्पेशल के 15 एपिसोड की मेजबानी भी की और मॉन्ट्रियल में कॉमेडी फेस्टिवल में भाग लिया। वे फॉक्स नेटवर्क पर संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसारित होने वाले सेड्रिक द एंटरटेनर प्रेजेंट्स के भी स्टार थे और महत्वाकांक्षी कनाडाई हास्य कलाकारों पर NFB की एक डॉक्यूमेंट्री द नेक्स्ट बिग थिंग में दिखाई दिए। मजूमदार ने CBC के कॉमेडी पायलट हैचिंग, मैचिंग एंड डिस्पैचिंग और लघु फिल्म प्लेन ब्राउन रैपर में भी अभिनय किया है। साथ ही 2004 की कॉमेडी फिल्म हैरोल्ड एंड कुमार गो टू व्हाइट कैसल में कुमार के भाई की भूमिका भी निभाई है। मजूमदार अक्सर राज बिंदर नाम के एक दूसरे व्यक्तित्व की भूमिका निभाते हैं। बिंदर एक अजीब, घबराया हुआ और आमतौर पर अत्यधिक पसीना बहाने वाला भारतीय पत्रकार है, जिसका लहजा काफी अलग है। बिंदर पहली बार कुछ पूर्व YTV सहकलाकारों के साथ एक कॉमेडी शोकेस के एक स्केच में दिखाई दिया, जिसका नाम द बॉब रूम था। वो जस्ट फॉर लाफ्स और दिस आवर हैज 22 मिनट्स में भी नजर आया। 2003 के हेरिटेज क्लासिक NHL आउटडोर आइस हॉकी खेल के दौरान मेगा स्टार्स की ग्रुप तस्वीर में राज के रूप में पोज देने पर मजूमदार ने कुछ मामूली विवाद खड़ा कर दिया था। 2006 में मजूमदार ने दिस आवर हैज 22 मिनट्स में अपने काम के लिए जेमिनी पुरस्कार जीता। मजूमदार ने टेलीविजन श्रृंखला 24 के 2 एपिसोड में हसन नुमैर की भूमिका में अतिथि कलाकार के रूप में अभिनय किया। उन्होंने फॉक्स टीवी की अल्पकालिक श्रृंखला अनहिच्ड में डॉक्टर फ्रेडी सहगल की भूमिका भी निभाई, जिसका प्रसारण मार्च 2008 में हुआ था। 2010 में मजूमदार ने रिपब्लिक ऑफ डॉयल में बेनी नैची के रूप में अतिथि भूमिका निभाई और 2010 से 2011 तक अमेरिकी टीवी श्रृंखला डेट्रॉइट 187 में जासूस विक्रम महाजन के रूप में अभिनय किया। 2011 की गर्मियों में मजूमदार को द फर्म में कास्ट किया गया था, जो एक कनाडाई अमेरिकी सह निर्माण है जिसमें उन्होंने एंड्रयू पामर की आवर्ती भूमिका निभाई थी, जो फर्म में वकील है और जोश लुकास के किरदार मिच मैकडियर से दोस्ती करता है। ये शो एक सीजन तक चला। 2014 से 2014 तक मजूमदार ने डॉक्यूमेंट्री टीवी श्रृंखला मजूमदार मैनर में अभिनय किया, जिसमें उनके सुरम्य गृहनगर बर्लिंगटन, न्यूफाउंडलैंड में पर्यटन क्षमता विकसित करने के उनके प्रयासों को दर्शाया गया था। इस शो में उनके परिवार, दोस्तों और समुदाय को भी दिखाया गया था। दिसंबर 2016 में मजूमदार ने दिस आवर हैज 22 मिनट्स द्वारा निर्मित एक विवादास्पद व्यंग्य लघु फिल्म बेज पावर में अभिनय किया, जिसमें श्वेत वर्चस्ववादियों से बेज रंग को अपनाने और ये स्वीकार करने का आह्वान किया गया था
कि वर्ष 3000 तक सभी मनुष्य एक जैसे दिखेंगे। इस लघु फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली। कुछ ने इसे नस्लवादी बताया, जबकि अन्य ने इसे हास्यपूर्ण पाया। अगस्त 2018 में मजूमदार को दिस आवर हैज 22 मिनट्स के अगले सीजन के लिए वापस काम पर नहीं रखा गया, क्योंकि उन्होंने शो की भविष्य की दिशा के बारे में सुझावों के साथ निर्माताओं को एक पत्र भेजा था। मजूमदार के साथ रचनात्मक मतभेदों का हवाला देते हुए प्रोडक्शन टीम ने उनसे संबंध तोड़ने का फैसला किया। 2021 में डेडलाइन ने घोषणा की कि मजूमदार को आगामी विज्ञान कथा हॉरर टेलीविजन श्रृंखला फ्रॉम में कास्ट किया गया था और श्रृंखला का पहला सीजन 2022 में विश्व स्तर पर रिलीज हुआ था। स्कॉट मैकॉर्ड एक कनाडाई अभिनेता है। उन्होंने फिल्म, टेलीविजन, एनिमेशन और मंच पर अभिनय किया है। वे द एक्टर्स स्टूडियो के सदस्य हैं। टेलीविजन पर उन्होंने नियमित, आवर्ती और अतिथि भूमिकाओं में कई सीरियल्स में काम किया है। वे वॉइस ओवर के लिए भी जाने जाते हैं, खासकर टोटल ड्रामा सीरियल्स में ओवेन और अन्य किरदारों को अपनी आवाज देने के लिए। आजीविका वो MGM प्लस की ओरिजिनल साइंस फिक्शन हॉरर सीरीज फ्रॉम में रहस्यमय विक्टर का किरदार निभाते हैं, जिसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर लॉस्ट के निर्माता हैं। अन्य टेलीविजन प्रस्तुतियों में द सिनर, FBI, जुपिटर्स लेगेसी और लॉस्ट कर्ल शामिल हैं। उन्होंने 2002 से 2005 तक कनाडाई खोजी पत्रकारिता ड्रामा सीरीज द 11th आवर में शोधकर्ता जेम्स जॉय की भूमिका निभाई। उन्होंने स्टूडियो फिल्मों 16 ब्लॉक्स और शूट एम अप में दमदार चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं। साथ ही स्वतंत्र फिल्मों ईस्ट ऑफ मिडिल वेस्ट, ब्लड हनी और एनिमेटेड फिल्मों द नट जॉब और शार्लेट में सहायक भूमिकाएं भी निभाई हैं। उन्होंने अपने करियर का अधिकांश समय न्यूयॉर्क और टोरंटो में थिएटर में बिताया है और द क्वालिटीज ऑफ जीरो के लिए 2002 में डोरा मावोर मूर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में नामांकित हुए थे। वे लोकप्रिय एनिमेटेड सीरीज में अपनी वॉइस ओवर के लिए जाने जाते हैं, विशेष रूप से फ्रेश टीवी की टोटल ड्रामा सीरीज में ओवेन, ट्रेंट, जैक्स और ब्रॉडी सहित कई किरदारों को अपनी आवाज देने के लिए। उनकी अन्य आवाजों में बकुगन बैटल ब्रॉलर के अंग्रेजी डब में डैन कुसो, यिन यांग यो में यांग और यक, बेब्लेड मेटल फ्यूजन में तेत्सुया वतारीगानी, रूबी ग्लूम में स्कल बॉय, कैंप लेग बॉटम में मैग्गी और निकलोडियन टीवी किड्स की एनिमेटेड सीरीज पॉ पेट्रोल में जेक शामिल हैं। 2016 में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड सीरीज के लिए कनाडा स्क्रीन्स पुरस्कार जीता। फिल्मोग्राफी टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका 1996-1998 में यहीं रहना अतिरिक्त आवाजें। 1998 पौराणिक योद्धा फिनियस, सैनिक नंबर 1। 1999 शहर रेमोना। साई फैक्टर, असाधारण घटनाओं का वृत्तांत, विक्टर ग्रेंजर। 2000 एक दिल की धड़कन में डैनी। 2001 प्रसिद्ध जेट जैक्सन कैस्पर कैरुथ। 2001-2002 पेकोला जबैट, रोली पोली ओली कोयल। 2002 सहयोगी एरी कैटजेन, ट्रैकर रूडी, याहिर आत्मा का भोजन, जैक फैब्यूलस। 2002-2005 अंतिम क्षण, जेम्स जॉय। 2004-2008 मिस स्पाइडर के सनी पैच, फ्रेंड्स बदबूदार। 2005 जोरदार तरीके से डुबोना, कायदे रुकावा। 2005-2006 टाइम वॉर्प ट्रायो फ्रेड। 2006 ये वंडरलैंड है, डंकन आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लोई वैन लैंडशूट, जन्म 9 सितंबर 1997, ग्रिम्सबी ओंटारियो में, एक कनाडाई अभिनेत्री, निर्देशक, लेखिका, नर्तकी और नर्स हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की और MGM प्लस की विज्ञान कथा हॉरर टेलीविजन श्रृंखला फ्रॉम 2022 वर्तमान में क्रिस्टी मिलर, एक उभयलिंगी तीसरे वर्ष की मेडिकल छात्रा की भूमिका निभाने से पहले एक नर्स के रूप में भी काम किया। उनकी फिल्मी भूमिकाओं में हॉरर फिल्म सन ऑफ सारा वॉल्यूम 1 2025 में सारा की मुख्य भूमिका शामिल है। प्रारंभिक जीवन, 1997 में ग्रिम्सबी ओंटारियो में जन्मी उनका परिवार बेल्जियम मूल का है। तब से वो टोरंटो में बस गई हैं, जहां उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई की। आजीविका वैन लैंडशॉट ने 13 साल की उम्र में व्यावसायिक मॉडलिंग और नृत्य में हाथ आजमाना शुरू किया। शो बिजनेस में करियर बनाने के साथ साथ वैन लैंडशॉट ने टोरंटो के एक आपातकालीन कक्ष में नर्स के रूप में भी काम किया। 2023 के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा,
मुझे भीतरी तौर पर पता था कि दोनों करना संभव है। दोनों करने से ही मैं उस तरह का कलाकार बना हूं जो मैं आज हूं। वैन लैंडशूट ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2013 की कैरी रीमेक, टेलीविजन फिल्म क्रिस वॉट्स कन्फेशंस ऑफ अ किलर 2020 और स्वतंत्र फिल्म लून 2021 जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाओं से की। वैन लैंडशूट को अपने करियर में तब सफलता मिली जब उन्हें एमजीएम प्लस की साइंस फिक्शन हॉरर टेलीविजन श्रृंखला फ्रॉम में क्रिस्टी मिलर, एक उभयलिंगी तीसरे वर्ष की मेडिकल छात्रा के रूप में कास्ट किया गया। वैन लैंडशूट 2021 में श्रृंखला में कास्ट होने से पहले कोविड-19 महामारी के चरम पर टोरंटो में एक नर्स के रूप में पूर्णकालिक काम कर रही थीं। डेडलाइन ने जुलाई 2021 में घोषणा की कि उन्हें कास्ट किया गया था और श्रृंखला का पहला सीजन 2022 में विश्व स्तर पर रिलीज हुआ। फ्रॉम का दूसरा सीजन 23 अप्रैल 2023 को प्रीमियर हुआ। फ्रॉम का तीसरा सीजन 22 सितंबर 2024 को प्रीमियर हुआ। फ्रॉम के चौथे सीजन की घोषणा की जा चुकी है और अनुमान है कि ये 2026 में रिलीज होगा। टोरंटो में आयोजित ब्लड इन द स्नो के 2025 संस्करण में वैन लैंडशूट ने हॉरर फिल्म सन ऑफ सारा वॉल्यूम 1 में सारा की मुख्य भूमिका निभाई है। ह्यूस्टन बोन द्वारा निर्देशित ये फिल्म 17 नवंबर 2025 को ब्लड इन द स्नो में प्रदर्शित हुई। ब्लड इन द स्नो में वैन लैंडशूट ने फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनय प्रदर्शन का पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने यूके में ब्लैक संडे फिल्म फेस्टिवल के 2026 संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। अन्य कार्य वैन लैंडशूट ने अपने पूरे करियर में लघु फिल्मों पर भी काम किया है। 2023 में वैन लैंडशूट ने अपनी खुद की लघु फिल्म टाइडल लिखी, निर्मित की और निर्देशित की, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया। इस फिल्म में वैन लैंडशूट एक नर्तकी के रूप में अभिनय करती हैं और ये कोविड-19 महामारी के दौरान एक नर्स के रूप में उनके काम करने के अनुभव और उस अनुभव के उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित है। टाइडल ने 2023 मैनचेस्टर फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म का पुरस्कार जीता। 2025 में वैन लैंडशूट ने डैन एब्रामोविसी द्वारा निर्देशित लघु हॉरर फिल्म हीरलूम्स में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 29वें फैंटेसिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2013 कैरी फूलों की बेचने वाली। रॉबर्ट जॉय, जन्म 17 अगस्त 1951, एक कनाडाई अभिनेता हैं। वे पुलिस जांच श्रृंखला CSI NY में मेडिकल परीक्षक सिड हैमरबैक की भूमिका और अटलांटिक सिटी 1980, रैगटाइम 1981, डेस्परेटली सीकिंग सुसान 1985, लैंड ऑफ द डेड 2005 और द हिल्स हैव आइज 2006 जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अटलांटिक सिटी और होल न्यू थिंग के लिए 2 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए जिनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। जॉय ने कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में मंच पर, विशेष रूप से शेक्सपियर के नाटकों में व्यापक रूप से काम किया है। अपने करियर के शुरुआती दौर में वे न्यूफाउंडलैंड के कॉमेडी ट्रूप CODCO से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। प्रारंभिक जीवन। जॉय का जन्म 17 अगस्त 1951 को मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में हुआ था और वे सेंट जॉन्स, न्यूफाउंडलैंड में पले बढ़े। वे फ्लोरा लुइस नी पाइक और डॉक्टर क्लिफ्टन जोसेफ जॉय के पुत्र हैं, जो एक चिकित्सक और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने रोड्स छात्रवृत्ति पर कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज, ऑक्सफोर्ड और मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूफाउंडलैंड में शिक्षा प्राप्त की। आजीविका। जॉय ने 1985 में आई फिल्म डेस्परेटली सीकिंग सुसान में मैडोना के पंक संगीतकार प्रेमी जिम की भूमिका निभाई थी और 1986 में एलायंस CTV द्वारा निर्मित स्वॉर्ड ऑफ गिदोन में डच इजरायली हंस की भूमिका निभाई थी, जो जॉर्ज जोनास की किताब वेंजेंस का रूपांतरण थी। 1998 में उन्होंने ग्रेगरी हॉब्लिट की थ्रिलर फिल्म फॉलन में अभिनय किया, जहां वे डेंजेल वॉशिंगटन, डोनाल्ड सदरलैंड, जेम्स गैंडोल्फिनी और जॉन गुडमैन जैसे सितारों से सजी फिल्म में शामिल हुए। 2005 में उन्होंने जॉर्ज ए रोमेरो की ज़ॉम्बी फिल्म लैंड ऑफ द डेड में सीधे साधे निशानेबाज चार्ली हाउक्स की मुख्य भूमिका निभाई। 2005 के पतझड़ में जॉय ने CBS पुलिस प्रक्रिया श्रृंखला
CSI NY के दूसरे सीजन में एक आवर्ती किरदार डॉक्टर सिड हैमरबैक मुख्य चिकित्सा परीक्षक के रूप में काम करना शुरू किया और 5वें सीजन में मुख्य कलाकार बन गए। जॉय ने कहा, मैं मूल रूप से स्क्रिप्ट पढ़ता हूं और फिर विकिपीडिया पर उन सभी चीजों को खोजता हूं जिन्हें मैं नहीं जानता और सभी लंबे शब्दों का उच्चारण जानने की कोशिश करता हूं और ये समझने की कोशिश करता हूं कि मैं वास्तव में क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर मेरे किरदार को बहुत कुछ समझाना पड़ता है। 2006 में जॉय ने अलेक्जेंड्रे आजा की फिल्म द हिल्स हैव आइज के रीमेक में एक म्यूटेंट लिजर्ड का किरदार निभाया। उन्होंने 2006 की रोमांटिक कॉमेडी इट्स अ बॉय गर्ल थिंग में समायर आर्मस्ट्रॉन्ग के किरदार नेल बेडवर्थ के पिता टेड बेडवर्थ की भूमिका भी निभाई। 2007 में जॉय ने एलियंस वर्सेस प्रीडेटर रिक्वियम में कर्नल स्टीवंस का किरदार निभाया। 2008 में वे कॉमेडी फिल्म सुपर हीरो मूवी में डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग के रूप में नजर आए। अभिनय के अलावा जॉय अक्सर न्यूफाउंडलैंड स्थित CODCO से जुड़े रहे। उन्होंने इस कॉमेडी मंडली के साथ टेलीविजन से पहले के कई स्टेज शो में काम किया और श्रृंखला में अतिथि कलाकार के रूप में भी दिखाई दिए। उन्होंने 1986 में एंडी जोन्स की फिल्म द एडवेंचर ऑफ फॉस्टर्स बिटगुड में सह अभिनय भी किया, जो CODCO की पूरी कास्ट वाली एकमात्र फिल्म है। वो 2012 में आई डॉक्यूमेंट्री फिल्म दैट गाय हु वॉज इन दैट थिंग में खुद के रूप में दिखाई दिए। जॉय ब्रॉडवे और पूरे अमेरिका में लगातार मंच प्रस्तुतियां देते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने वॉशिंगटन DC में शेक्सपियर थिएटर कंपनी में किंग चार्ल्स III में चार्ल्स की भूमिका निभाई 7 फरवरी 18 मार्च 2017 और न्यूयॉर्क NY के द पब्लिक थिएटर में सुकरात में क्रीटो और कवि मेलिटस की भूमिका निभाई, जो अप्रैल 2019 से 3 जून 2019 तक चला। निजी जीवन। जॉय का अभिनेत्री मैरी जॉय से तलाक हो चुका है। उनकी एक बेटी रूबी जॉय है, जो एक अभिनेत्री है। 2011 की गर्मियों में जॉय और उनकी बेटी ने शेक्सपियर के नाटक द टेम्पेस्ट में एक साथ अभिनय किया। जॉय पहले अभिनेता विलियम डफ ग्रिफिन के साथी थे, जिनकी 13 नवंबर 1994 को प्रोस्टेट कैंसर से मृत्यु हो गई थी। जॉय 1995 से ब्रॉडवे संगीतकार हेनरी क्रीगर के साथ रिश्ते में हैं। फिल्मोग्राफी। पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1980 अटलांटिक सिटी डेव मैथ्यूज सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के प्रदर्शन के लिए जिनी पुरस्कार के लिए नामांकित। 1981 स्वर्ग का टिकट पैट्रिक सीमा डेविड आर्ट ताल हेनरी हैरी कैंडल थॉ। 1983 एमिटी विले 3D इलियट वेस्ट। 1985 सुसान की तलाश में जिम टर्मिनल विकल्प डॉक्टर हार्वे रिमर जोशुआ तब और अब कॉलिन फ्रेजर। 1986 फॉस्टस बिटगुड का साहसिक कार्य एडी पेडल साथ ही संगीतकार भी। 1987 रेडियो दिवस फ्रेड बड़े शॉट डिकी विलियम मैककॉर्ड हर्ट। 22 मार्च 1950 से 13 मार्च 2022 एक अमेरिकी अभिनेता थे। मंच और स्क्रीन पर अपने प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार, बाफ्टा पुरस्कार और कान फिल्म महोत्सव पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा 5 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और 1 टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन भी प्राप्त हुए। फिल्म जगत में पदार्पण से पहले हर्ट ने जूलियार्ड स्कूल में पढ़ाई की थी। उनकी पहली फिल्म केन रसेल की विज्ञान कथा फिल्म ऑल्टर्ड स्टेट्स 1980 थी, जिसके लिए उन्हें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ नए सितारे के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इसके बाद उन्होंने किस ऑफ द स्पाइडर वुमन 1985 में एक समलैंगिक कैदी की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीता। हर्ट को चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड 1986, ब्रॉडकास्ट न्यूज 1987 और ए हिस्ट्री ऑफ वायलेंस 2005 के लिए भी ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने बॉडी हीट 1928 से, द बिग चिल 1988 से, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट 1988, एलिस 1990, वन ट्रू थिंग 1998, सिरियाना 2005, मिस्टर ब्रूक्स 2007, इनटू द वाइल्ड 2007 और द येलो हैंडकरचीफ 2008 जैसी फिल्मों में अभिनय किया। हर्ट ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU की 5 फिल्मों में थाडियस रॉस की भूमिका भी निभाई, जिसकी शुरुआत
द इनक्रेडिबल हल्क 2008 से हुई और ब्लैक विडो 2021 के साथ समाप्त हुई। टेलीविजन पर हर्ट को एफएक्स लीगल ड्रामा डैमेजेस 2009 में एक वैज्ञानिक की भूमिका निभाने के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए और एचबीओ फिल्म टू बिग टू फेल 2011 में हेनरी पॉल्सन के किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था। बाद में उन्होंने लीगल ड्रामा सीरीज गोलियात 2016-2021 और थ्रिलर सीरीज कॉन्डोर 2018-2020 में अभिनय किया। मंच पर हर्ट ने विलियम शेक्सपियर के हेनरी वी 1975 और अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम 1982 के साथ साथ लैनफोर्ड विल्सन के 5th ऑफ जुलाई 1978 के ऑफ ब्रॉडवे प्रस्तुतियों में अभिनय किया। उन्होंने डेविड राबे की डार्क कॉमेडी हार्ली बर्ली 1984 में एक हॉलीवुड कास्टिंग डायरेक्टर की भूमिका निभाकर ब्रॉडवे में पदार्पण किया, जिसके लिए उन्हें नाटक में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। हर्ट का जन्म 20 मार्च 1950 को वॉशिंगटन डीसी में क्लेयर इजाबेल नी मैगिल 1923-1971 के घर हुआ था, जो टाइम इंक के लिए काम करती थीं, और एल्फ्रेड मैककॉर्ड हर्ट 1910-1996 के घर हुआ था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी और विदेश विभाग के लिए काम करते थे। उनके 2 भाई थे। अपने पिता के साथ वे लाहौर, मोगादिशु और खार्तूम में रहे। उनके माता पिता का तलाक हो गया और 1960 में उनकी मां ने प्रकाशक हेनरी लूसे के बेटे हेनरी लूसे थर 1925-2005 से शादी कर ली। हर्ट ने कॉनकॉर्ड मैसाचुसेट्स में मिडिलसेक्स स्कूल में पढ़ाई की, जहां वे ड्रामेटिक्स क्लब के उपाध्यक्ष थे, और उन्होंने कई स्कूली नाटकों में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने 1968 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उनकी वार्षिक पुस्तिका में भविष्यवाणी की गई थी। आप उन्हें ब्रॉडवे पर भी देख सकते हैं। हर्ट ने टफ्ट्स विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का अध्ययन किया और 1972 में बीए मैग्ना कम लाउड की उपाधि प्राप्त की, लेकिन इसके बजाय अभिनय की ओर रुख किया और जूलियार्ड स्कूल ड्रामा डिवीजन ग्रुप 5 1972-1973 में दाखिला लिया। आजीविका 1977-1989। शुरुआती भूमिकाएं और स्टारडम। 1981 में चोट लगी। हर्ट ने अपने करियर की शुरुआत रंगमंच से की। उन्होंने विलियम शेक्सपियर के नाटक हेनरी वी 1975 और ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम 1982 के ऑफ ब्रॉडवे प्रस्तुतियों में काम किया। 1977 से 1989 तक वे सर्कल रिपोर्टरी कंपनी के अभिनय दल के सदस्य रहे। कोरीन जैकर के नाटक माई लाइफ में अपने पहले अभिनय के लिए उन्हें ओबी पुरस्कार मिला, और 5th ऑफ जुलाई यूलिसिस इन ट्रैक्शन और लुलू में अपने अभिनय के लिए उन्हें 1978 का थिएटर वर्ल्ड पुरस्कार मिला। 1979 में हर्ट ने मार्शल डब्ल्यू मेसन के निर्देशन में लिंडसे क्रूज और बीट्रिस स्ट्रेट के साथ हैमलेट की भूमिका निभाई। उन्होंने डेविड राबे की डार्क कॉमेडी हार्ली बर्ली 1984 से ब्रॉडवे में पदार्पण किया। उनकी पहली प्रमुख फिल्म भूमिका विज्ञान कथा फिल्म ऑल्टर्ड स्टेट्स 1980 में थी, जहां एक जुनूनी वैज्ञानिक के रूप में उनके अभिनय ने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई। लॉरेंस कास्डन की नियो नॉयर फिल्म बॉडी हीट 1981 में नवोदित अभिनेत्री कैथलीन टर्नर के साथ उनके अभिनय ने हर्ट को स्टारडम तक पहुंचा दिया। कास्डन और वे अक्सर साथ काम करते रहे। हर्ट ने कास्डन की प्रशंसित कॉमेडी ड्रामा फिल्मों द बिग चिल 1983 और द एक्सीडेंटल टूरिस्ट 1988 में सह अभिनय किया। दोनों ही फिल्मों को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, और बाद में उन्होंने सामूहिक कॉमेडी आई लव यू टू डेथ 1990 में सहायक भूमिका निभाई। 1983 में वे थ्रिलर फिल्म गोरकी पार्क 1983 में ली मार्विन के साथ दिखाई दिए। 1980 के दशक में हर्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए लगातार 3 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए, जिसकी शुरुआत 1985 में हेक्टर बाबेंको के नाटक किस ऑफ द स्पाइडर वुमन में एक कैदी के रूप में उनके अभिनय के लिए ऑस्कर जीत से हुई। उन्हें इस भूमिका के लिए कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन का पुरस्कार भी मिला। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, श्री हर्ट ने कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता,
जो कि पूरी तरह से योग्य था। उनका अभिनय पहले तो चालाकी भरा लगता है, फिर सावधानीपूर्वक विकसित होता है और अंत में गहन, अप्रत्याशित तरीकों से दिल को छू लेता है। जो हॉलीवुड की छोटी-मोटी बातों की एक मजाकिया सूची के रूप में शुरू होता है, वह पुरुषत्व, वीरता और प्रेम के बारे में एक असाधारण रूप से मार्मिक फिल्म बन जाती है। इसके बाद हर्ट को चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड 1937 में एक बधिर विद्यालय में भाषण शिक्षक की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुए, जो एक बधिर चौकीदार के प्यार में पड़ जाता है और अगले वर्ष ब्रॉडकास्ट न्यूज़ में एक मंदबुद्धि टेलीविजन समाचार एंकर की भूमिका निभाने के लिए भी नामांकन प्राप्त हुए। जेम्स एल ब्रुक्स द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी ब्रॉडकास्ट न्यूज़ हर्ट की सबसे प्रशंसित फिल्म बन गई, जिसे 2018 में कांग्रेस पुस्तकालय में राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में शामिल किया गया। 1990-2007 करियर में उतार चढ़ाव। हर्ट सहायक भूमिकाओं में अधिक बार दिखाई देने लगे। उनकी कुछ उल्लेखनीय भूमिकाओं में एलिस 1990, वन ट्रू थिंग 1998, डार्क सिटी 1998, लॉस्ट इन स्पेस 1998, सनशाइन 1999, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2000 टक एवरलास्टिंग 2002, द विलेज 2004, अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस 2005 और सिरियाना 2005 में अभिनय शामिल हैं। हर्ट को अपने करियर का चौथा ऑस्कर नामांकन सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए 2006 में अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस 2005 में एक शक्तिशाली अपराध सरगना की भूमिका निभाने के लिए मिला। हालांकि उनकी भूमिका स्क्रीन पर 10 मिनट से भी कम समय की थी। बाद में उनकी अन्य फिल्म भूमिकाओं में इनटू द वाइल्ड 2007 और मिस्टर ब्रूक्स 2007 शामिल थीं। हर्ट ने टेलीविजन और थिएटर में कई भूमिकाएं निभाईं। हर्ट ने 2000 में साई-फाई चैनल की मिनी सीरीज रूपांतरण फ्रैंक हर्वर्ट की ड्यून में ड्यूक लेटो एट्रीडेस की भूमिका निभाई। ये साई-फाई की अब तक की सबसे अधिक रेटिंग वाली श्रृंखलाओं में से एक थी। वो स्टीफन किंग के नाइटमेयर्स एंड ड्रीमस्केप्स के मिनी सीरीज रूपांतरण में बैटल ग्राउंड नामक एक अंश में थे, जो पूरी तरह से संवादहीन होने के लिए जाना जाता है। वो पोर्टलैंड, ओरेगन में आर्टिस्ट्स रेपर्टरी थिएटर में एंटोन चेखव के अंकल वान्या के रूपांतरण वान्या के कलाकारों में दिखाई दिए। 2008-2021 एमसीयू फिल्मों और टेलीविजन में काम। जून 2007 में मार्वल स्टूडियोज ने घोषणा की कि हर्ट 2008 की फिल्म द इनक्रेडिबल हल्क में एडवर्ड नॉर्टन, लिव टाइलर और टिम रॉथ के साथ जनरल थेडियस रॉस की भूमिका निभाएंगे। हर्ट ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (एमसीयू) की 4 अन्य फिल्मों में भी अपनी भूमिका दोहराई। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018, एवेंजर्स एंड गेम 2019 और ब्लैक विडो 2021। इसके बाद कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड 2025 में हर्ट की मृत्यु के बाद हैरिसन फोर्ड ने रॉस की भूमिका संभाली। हर्ट ने वेंटेज पॉइंट और द येलो हैंडकरचीफ दोनों 2008 और रॉबिन हुड 2010 में अभिनय किया। 2009 में हर्ट एफएक्स श्रृंखला डैमेजेस में एक नियमित कलाकार बन गए, जहां उन्होंने ग्लेन क्लोज और मार्सिया गे हार्डन के साथ एक कॉर्पोरेट विसल ब्लोअर की भूमिका निभाई। इस श्रृंखला में अपनी भूमिका के लिए उन्हें ड्रामा श्रृंखला में सहायक अभिनेता के लिए 2009 के प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। सितंबर 2010 में हर्ट ने एचबीओ फिल्म टू बिग टू फेल में संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्त सचिव हेनरी पॉल्सन की भूमिका निभाई, जो एंड्रयू रॉस सॉर्किन की पुस्तक का रूपांतरण था। उन्होंने हरमन मेलविल के उपन्यास मोबी डिक के 2011 के टेलीविजन रूपांतरण में कैप्टन अहाब की भूमिका भी निभाई। हर्ट फिल्म मिडनाइट राइडर में ग्रेग ऑलमैन की भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन सेट पर एक दुर्घटना के बाद उन्होंने निर्माण छोड़ दिया। उनकी बाद की टेलीविजन प्रस्तुतियों में कानूनी ड्रामा श्रृंखला गोलियात 2016-2021 और थ्रिलर श्रृंखला कॉन्डोर 2018-2020 शामिल हैं। 2018 में हर्ट को द कोल्डेस्ट गेम 2019 में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन सेट से बाहर एक दुर्घटना में घायल होने के बाद उनकी जगह बिल पुलमैन को ले लिया गया। अपनी अंतिम भूमिकाओं में से एक में हर्ट ने 2021 में मिथिक क्वेस्ट के एक स्टैंडअलोन एपिसोड में एफ मरे अब्राहम के साथ अभिनय किया।
मार्च 2022 में अपनी मृत्यु से पहले हर्ट को पैंथियन श्रृंखला और द फेंस, मैन ऑफ ग्रेनाइट और एडवर्ड एंडरबी फिल्मों में दिखाई देना था। हालांकि अंततः वो केवल पैंथियन में ही दिखाई दिए। निजी जीवन, विवाह और रिश्ते। हर्ट का विवाह अभिनेत्री मैरी बेथ हर्ट नी सुपिंगर से 1971 से 1982 तक और हेडी हेंडरसन से 1989 से 1993 तक हुआ था। हर्ट के 4 बच्चे थे, एक सैंड्रा जेनिंग्स के साथ, 2 हेंडरसन के साथ और एक फ्रांसीसी अभिनेत्री, फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक सैंड्रिन बोनायर के साथ। 1981 में जब हर्ट और सैंड्रा जेनिंग्स अभी भी विवाहित थे, तब उन्होंने न्यूयॉर्क के साराटोगा स्प्रिंग्स में संबंध शुरू किया। जेनिंग्स 1982 की वसंत ऋतु में गर्भवती हुई, जिसके बाद हर्ट का मैरी बेथ से तलाक हो गया। जिसके बाद हर्ट और जेनिंग्स दक्षिण कैरोलिना चले गए, एक ऐसा राज्य जो गैर औपचारिक कॉमन लॉ विवाह को मान्यता देता था। हर्ट और जेनिंग्स ने कभी शादी का समारोह नहीं किया और बाद में अलग हो गए। हर्ट एक निजी पायलट और बीच क्राफ्ट बोनांजा के मालिक थे। वो फ्रेंच में धारा प्रवाह थे और पेरिस के बाहर एक घर रखते थे। हर्ट और मार्ली मैटलिन का 2 साल तक रिश्ता रहा, जिसमें साथ रहना भी शामिल था। घरेलू हिंसा के आरोप हर्ट की प्रेमिका सैंड्रा जेनिंग्स ने न्यूयॉर्क में हर्ट पर मुकदमा दायर किया, जिसमें दक्षिण कैरोलिना कानून के तहत उनके रिश्ते को कॉमन लॉ मैरिज के रूप में मान्यता देने की मांग की गई थी। न्यूयॉर्क की अदालत ने फैसला सुनाया कि हर्ट और जेनिंग्स का रिश्ता दक्षिण कैरोलिना कानून के तहत कॉमन लॉ मैरिज के रूप में योग्य नहीं था और हर्ट के पक्ष में फैसला सुनाया कि कोई शादी नहीं हुई थी। जेनिंग्स ने हर्ट के खिलाफ अपने मुकदमे के दौरान आरोप लगाया कि हर्ट ने उनके साथ शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार किया था। उनके प्रवक्ता ने इस बात से इनकार किया कि हर्ट ने कभी जेनिंग्स को पीटा था। अपनी 2009 की आत्मकथा आई विल स्क्रीम लेटर में मार्ली मैटलिन ने कहा कि उनके रिश्ते में हर्ट द्वारा नशीली दवाओं का सेवन और शारीरिक हिंसा शामिल थी, जिसमें बलात्कार भी शामिल था। 13 अप्रैल 2009 को CNN पर प्रसारित आरोपों के जवाब में हर्ट के एजेंट ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, लेकिन हर्ट ने अगले दिन एक बयान जारी किया कि मुझे याद है कि हम दोनों ने माफ़ी मांगी और अपने जीवन को सुधारने के लिए बहुत कुछ किया। बेशक मैंने जो भी दर्द पहुंचाया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं और मांगता रहूंगा, और मुझे पता है कि हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है। मैं मार्ली और उसके परिवार के लिए शुभकामनाएं देता हूं। वैरायटी के लिए 2022 के एक निबंध में हर्ट की मृत्यु के बाद लेखिका डोना काज ने 1977 से 1980 तक अपने 20 के दशक में हर्ट को डेट करने के बारे में लिखा। उन्होंने लेख में हर्ट पर घरेलू दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। मृत्यु और श्रद्धांजलि। 13 मार्च 2022 को हर्ट की मृत्यु 71 वर्ष की आयु में पोर्टलैंड, ओरेगन स्थित उनके घर में मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर से हुई, जिसका निदान उन्हें मई 2018 में हुआ था। कई अभिनेताओं ने हर्ट को श्रद्धांजलि दी, जिनमें क्रिस इवांस, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ग्वेनेथ पाल्ट्रो, टॉम हैंक्स, रीटा विल्सन, डेनिस क्वेड, मार्ग हेल्गेनबर्गर, केविन कॉस्टनर, रसेल क्रो, जॉन गुडमैन, पैटन ऑसवाल्ट, एल्बर्ट ब्रूक्स, ब्राइस टेलस हॉवर्ड, मारिया बेलो, जॉनथन फ्रेक्स, बेन स्टिलर, मार्क रफालो, जेनिफर गार्नर, जेरेमी रेनर और टोफर ग्रेस शामिल हैं। एशले टाइलर सिमिनेला, जिन्हें पेशेवर रूप से एशले जुड 19 अप्रैल 1968 के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी अभिनेत्री और कार्यकर्ता हैं। वो कलाकारों के परिवार में पली बढ़ी। वो कंट्री संगीत गायिका नाओमी जुड की बेटी और कंट्री संगीत गायिका विनोना जुड की सौतेली बहन हैं। उनका अभिनय करियर 3 दशकों से अधिक समय तक फैला हुआ है और वो वैश्विक मानवीय प्रयासों और राजनीतिक सक्रियता में शामिल रही हैं। जुड ने 1991 में स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन में अतिथि भूमिका के साथ टेलीविजन पर पदार्पण किया और 1992 की फिल्म कफ्स में अपना फिल्मी पदार्पण किया। प्रारंभिक जीवन। जुड ने 2014 में जुड का जन्म 1968 में लॉस एंजलिस के ग्रेनाडा हिल्स में एशले टाइलर सिमिनेला के रूप में हुआ था। उनके माता पिता नाओमी जुड हैं, जो बाद में एक कंट्री संगीत गायिका और प्रेरक वक्ता बनी, और माइकल चार्ल्स सिमिनेला, जो घुड़दौड़ उद्योग के लिए एक विपणन विश्लेषक थे।
एशले की बड़ी सौतेली बहन विनोना जुड भी एक कंट्री संगीत गायिका हैं। एशले के दादा सिसिलियन इतालवी मूल के थे और उनकी दादी मैफ्लावर तीर्थयात्री विलियम ब्रूस्टर की वंशज थीं। जब जुड का जन्म हुआ तब उनकी मां गृहिणी थी। जुड के माता पिता का 1972 में तलाक हो गया जब वो 4 साल की थीं। अगले वर्ष जुड की मां नाओमी एशले के साथ केंटकी लौट आईं, जहां जुड ने अपना अधिकांश बचपन बिताया। जुड ने कहा है कि भले ही वो पेशेवर रूप से अपनी मां के मायके का नाम इस्तेमाल करती हैं, फिर भी उनका कानूनी उपनाम उनके पिता का सिमिनेला ही है, क्योंकि मुझे अपने दोनों उपनाम और परिवार की वे शाखाएं पसंद थीं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते थे। और एक बार जब उन्होंने इसे कानूनी रूप से बदलने की कोशिश की तो न्यायाधीश ने इसे अस्वीकार कर दिया। तो अब तक टोटल हमें 3 सेक्शन देखने को मिल चुके थे और अभी चौथा सेक्शन देखने को मिला है, जिनमें से अब तक हमें 31 एपिसोड्स देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 31 एपिसोड देखने को मिल गए हैं। बाकी जो बचे हुए एपिसोड है सेक्शन 4 के, वो हमें कंटिन्यू वीकली वाइज हमें देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइम वीडियो की तरफ से है। बाकी मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इस सीरीज के बारे में बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।